क्लियर हो गया? हाँ, लाइव कर लिया, चलिए। हाँ ठीक। दीर्घ संधि को हमने आरंभ कर लिया था कल, और ये मैंने आपको नियम लिखाए थे, कुछ फॉर्मूले जिसको क्लियर करके गए थे हम। लेफ्ट हैंड साइड अ आ या राइट हैंड साइड अ आ, तो दोनों में से कोई भी हो, परिणाम हमें आ मिलेगा। दीर्घ स्वर है ये, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। इसी तरह बड़ी ई और बड़े ऊ को मैंने लिखवाया था, और फिर मैंने कुछ उदाहरण लिखवा रखे थे। पहले इन फॉर्मूले को लिख लीजिए सभी तीनों को, फिर एक एक क्रमशः उदाहरण पर आ जाते हैं। और एक शब्द जाते जाते आप लोगों के लिए छोड़ के गया था, वो शब्द था हमारा रामायण। उस पर हम बात करने वाले हैं अभी। नेक्स्ट आगे ले चलिए। इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली मुरारी शब्द लिख करके मुर प्लस अरी ऐसे लिख लीजिए। मुरारी शब्द जो लिखा हुआ है, इसमें मुर प्लस अरी करके इसका विश्लेषण कर लीजिए। और मुरारी का अर्थ अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, मुरारी कहा जाता है भगवान कृष्ण को, ये ध्यान रखना। और यहां ऐसे भी लिख लीजिए, ये है मुरारी और ये अशुद्ध रूप है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लिख लिया सभी ने ये? और अरि जो शब्द है, अरि का अर्थ होता है शत्रु। शत्रु जिसे कहा जाता है दुश्मन, जिसे कहा जाता है रिपु। और कई बार आपने नाम सुना होगा रिपु दमन, किसी का नाम सुना होगा। रिपु दमन का अर्थ यही होता है जो दुश्मनों का नाश कर ले। तो रिपु यानी दुश्मन, शत्रु, ये सब अरि का अर्थ। बैरी भी होता है, बैरी यानी दुश्मन भी होता है। चलिए, एक वो बैरी भी होता है, वो बहरी होता है। ठीक है, चलिए। अब इसमें से कुछ शब्द मैंने दे रखे हैं। रावण प्लस अरि रावणारी, कंस धन अरि कंसारी, उरग प्लस अरि उर्गारी, मृग धन अरि मृगारी, मदन प्लस अरि मदनारी। ठीक है, इनको लिख लीजिए। और रावणारी, रावण का शत्रु अगर आप लिखना चाहें कोष्टक में, तो ये है भगवान राम के लिए। ठीक है, कंसारी का मतलब होता है भगवान कृष्ण को कहा जाता है, कंस के शत्रु। उर्गारी कल पढ़ा चुका हूं, नेवला भी लिख सकते हो, गरुड़ भी। मृगारी कौन होता है? शेर। ठीक है, और मदनारी कौन होता है? भगवान शिव। मदन कहते हैं कामदेव को। मदन का अर्थ क्या होता है? कामदेव। और कामदेव के शत्रु कौन है? शिव, कामदेव को भस्म करने वाले। दाव यानी वन, अनल यानी आग, जंगल में लगने वाली आग। दावानल समुद्र में लगने वाली आग। बड़वानल और पेट में लगने वाली आग जठरानल। शश का मीनिंग खरगोश, अंक का मतलब गोद, जिसकी गोद में खरगोश है। शशांक यानी चंद्रमा। मृगधन अंग, मृगांक। सुधाधन अंशु, सुधा का अर्थ होता है अमृत, ध्यान रखना। और इसी के पैरेलल एक और शब्द आएगा, हालांकि आपके नोट्स में मिलेगा आपको, सुधा, और इसका मीनिंग होता है भूख। सुधा का मतलब क्या होता है? भूख। सुधा और क्षुधा शब्द युग्म में पूछे जाते हैं, इसका मीनिंग होता है भूख, ये ध्यान रखना। अंशु यानी किरण, रश्मि। अमृत रूपी किरणें बिखेरने वाला सुधांशु, और शीतलता बिखेरने वाला है हिमांशु। सर, गुरु शब्द में र में ऊ की मात्रा होती है या ऊ की होती है? कुशाल सैनी जी, छोटे ऊ की मात्रा होती है। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है, और ये मैं अभी आज पढ़ाने वाला हूं। वैसे भी ये र है, र में ये ऊ लगता हुआ है, ये बनेगा गुरु, और इसका अर्थ होता है, आप अच्छी तरीके से जानते ही हो, गुरु बड़ा होता है, गुरु का मीनिंग बड़ा होता है। ठीक है, जैसे लघु और गुरु के उस समय भी मैंने पढ़ाया भी था। और अगर ऐसा आप गुरु लिख रहे हैं कर्म बना करके, तो ये अशुद्ध है, ये ध्यान रखें। गुरु में मात्रा छोटी आती है। और बहुवचन में तो छोटी ही आएगी। गुरुओं को प्रणाम, तो बड़ी कैसे हो जाएगी? बहुवचन में अलग कंसेप्ट है, बड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन छोटी कभी बड़ी नहीं होती। जैसे नदी से नदियां, रोटी से रोटियां, गोपी से गोपियां, सखी से सखियां, सब में मात्रा छोटी हो जाएगी। जैसे ये नदी है और मात्रा कैसी है? बड़ी।
अब बहुवचन बनाएंगे कुशाल जी, तो ये बनेगा नदियां, तो मात्रा छोटी हो गई, बड़ी नहीं होती, कहीं नहीं होगी, किसी में भी नहीं होती बड़ी। बहुवचन में हम क्या करते हैं, अंतिम स्वर जो होता है उसे दीर्घ बनाते हैं, इसलिए लास्ट वाले को हम छोटा बना देते हैं। लिख लिया ये। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वानल। और बड़व का मीनिंग क्या होता है, समुद्र, ध्यान रखना। और पानी के पर्यायवाची में धी लगाने पर, हाँ जी कुशाल जी क्या प्रश्न है, करिए पुटअप करिए फटाफट। पानी के पर्यायवाची में धी लगाने पर, समुद्र के पर्यायवाची बनते हैं, धी का अर्थ होता है धारण करना, जैसे जलधि, निरधि, वारिधि, तोयधि, अंबुधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची। क्लियर है? अंशु का अर्थ क्या होता है, अंशु, किरण, ध्यान रखना, अंशु का अर्थ होता है किरण। और अंक का मतलब क्या होता है, गोद। अंक का मतलब संख्या भी होता है और अंक का मतलब गोद भी होता है। ये एक प्रकार से अनेकार्थक शब्द है, परीक्षा में पूछा जाता है, आरपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट ले लें, सभी ने लिख लिया इसे, चलिए अगला है सधन अवधान सावधान, और सधन आदर सादर, सधन अनुरोध सानुरोध, ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूं। दया प्लस आनंद दयानंद, और चिकित्सा धन आलय चिकित्सालय, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, ध्यान रखें गीतांजलि में ली अगर बड़ा मिले आपको कहीं तो अशुद्ध है और उसे आपको परीक्षा में दिखेगा, पर उसे शुद्ध नहीं मानना। युग धन अंतर युगांतर, देश धन अंतर देशांतर, मत धन अंतर मतांतर, ऐसे शब्द बनते हैं कई सारे। हमारे तो वैकेशन हो गई, ये बात तो सही है, पर मेरी क्लास बड़ी मुश्किल से ही लगती है, इतना मेरे पास समय है भी नहीं, और कल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्लास। राहुल जी कल आरपीएससी का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का, तो हम उसमें व्यस्त रहेंगे, तो हो सकता है कल नहीं आऊं, और हो सकता है क्या, मैं तो फाइनली कह देता हूं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरे दिन इधर उधर रहेंगे, एग्जाम सेंटर को चेक करना, जाना नाना देखना, तो व्यस्त रहेंगे, और फिर यहाँ आकर के क्लास लेना भी पॉसिबल है नहीं मेरे लिए, तो कल मेरी तरफ से छुट्टी मानो, आज मैं कह के ही जाऊंगा वैसे। लिख लिया सभी ने? श्रद्धांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रद्धा धन अंजलि। अंजलि का क्या मीनिंग बताया मैंने आपको, हाथों की खुली हुई मुद्रा, ठीक है ना, उसे अंजलि कहा जाता है। पुष्पांजलि, पुष्पा नहीं, पुष्पधन अंजलि, हाँ पुष्प फूलों की अंजलि देते हैं हम, ठीक है। श्रद्धांजलि, देखो दो शब्द आपको सबसे ज्यादा सीखने हैं, एक तो गीतांजलि और एक श्रद्धांजलि। व्यावहारिक जीवन में ये काम भी खूब आते हैं, अखबार में कई बार आपने देखा होगा, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम श्रद्धांजलि देते हैं, और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह
है ना, उनका निधन हो गया, तो अखबार में कई जगह पर सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि प्रेषित की जा रही है, तो मात्रा छोटी होती है। ठीक है, चलिए इससे आगे देख लेते हैं और कुछ लिखा है तो नहीं था मैंने। बस अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं है। अब हम ओके, आज इस शब्द पर बात करते हैं। यहां हम बात छोड़ के चले गए थे। क्या शब्द है ये? किसी शब्द में अगर अनुस्वार है तो उस शब्द के बाद आने वाले शब्द के हिसाब से वह परिवर्तित होता है। जैसे नंदन का नंदन, फिर संधि का सम प्लस धी। क्यों? जानने के लिए देखें कुशाल जी, ये हमारी व्यंजन संधि में पढ़ाऊंगा, उस पर मैं पूरी इसकी आपको पूरे इस न वाले वर्ण पर हम बात करेंगे। फिलहाल तो अभी अब मुझे यहीं रोक लीजिए, कमेंट मत पढ़ाइए, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा व्यंजन संधि में। चलिए, सवाल यह था कि रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। इसमें मूल ध्वनि है राम और एक ये आ रहा है अयन। ठीक है, अब इस पर बात करें तो देखिए इधर अ और अ मिलके क्या बनेगा? आ। यहां तो हो गई है हमारे दीर्घ संधि, और ये हो गया य, और अंत में यहां पर अण आ जाता है। मैंने एक बात छोड़ दी थी कि ये न जो है अण में कैसे परिवर्तित हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए रामायण में 2 संधि है, याद रखना। कितनी संधि है? 2। ऐसे कितने ही शब्द मिलेंगे आपको, बहुत सारे, एक ही शब्द में 2-2 संधि होती है। पेपर सेटर वो किस हिसाब से पूछे उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए इस पर बात करें। ये जो न अण में बदला है, ये वास्तव में व्यंजन संधि का नियम, जो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो मैं स्वर संधि पढ़ा रहा हूं, लेकिन व्यंजन संधि का ये नियम पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये न अण में क्यों बदला, इसके पीछे क्या कारण है। तो याद रखिए ये 4 ध्वनियां, बेसिकली 4 ध्वनियां हमारे, ये है ई, ये री ऋषि वाली, और ये र की ध्वनि, और ये श षटकोण की ध्वनि। ये 4 ऐसी ध्वनियां हैं जो न को अण में परिवर्तित करती है। न को किस में परिवर्तित करती है? अण में। अब नियम क्या है कि जब भी न से पहले वाले शब्द में ये 4 ध्वनियां कहीं पे भी मिले, चाहे मध्य में मिले, चाहे आरंभ में मिले, चाहे अंत में मिले, इन ध्वनि के प्रभाव के कारण ये न किस में बदलेगा? अण में। अब उदाहरण देकर के समझाता हूं कैसे बदलता है। जैसे ये है प्र, ये व्यंजन संधि के, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, अभी हम इस पर बात करेंगे आगे, पूरे गहराई के पूरा रूल नियम पढ़ाऊंगा। प्र प्लस अंगन। अब यहां 2 संधि हो रही है, अ और अ मिलके क्या बनाएंगे? आ, तो ये बनेगा प्रा, और ये न इस र के प्रभाव के कारण क्या बन जाएगा? और ये बन जाएगा प्रांगण। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से देखिए, जिससे सवाल करो वो ही बतावे। इसमें ये है परिशब्द, बताइए इन 4 में से ये कौन सी ध्वनि आ रही है? इसमें 2 आ रही है, एक तो ई और एक र। अब यहां कोई नियम नहीं है कि कहीं पे भी आ सकती है, इस न के लिए कोई बाध्यता नहीं, ये जानना। और इधर आ गया मान। अब बताओ क्या बनेगा? परिमाण। परिमाण यानी न कितना दूर है देख लो, संधि तो यहां हुई नहीं है, परंतु इस ध्वनि के प्रभाव के कारण ये न अण में बदल गया। तो क्या ध्वनि में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इस वजह से इसको हम संधि में गिनते हैं। इसी प्रकार से देखिए, ये आगे पढ़ाऊंगा हालांकि सब परि, और ये है नय, और क्या बनेगा? परिणय। देखो अण आ गया। इसी प्रकार से देखिए और उदाहरण ले लेते हैं। ये श षटकोण को भी ले आता हूं थोड़ा सा। यह है कृष, और ये न क्या बनेगा? कृष्ण न। तो इसमें रे भी लगा हुआ है, श भी लगा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ये व्यंजन संधि का नियम है। अब बात ये आती है कि इसमें पेपर सेटर क्या पूछता है, रामायण में कौन सी संधि है। याद रखना, पहला जो परिणाम मिलता है वही संधि मान्य होती है। पहला परिणाम हमें क्या मिल रहा है? आ। तो ज्यादातर पुस्तकों में रामायण का संधि विच्छेद दीर्घ संधि में ही पढ़ाया जाता है, और दीर्घ संधि में ही होना चाहिए, क्योंकि सही अर्थ यही है कि रामायण का मतलब ऐसा ग्रंथ जिसमें राम का चरित्र हो, चित्रण किया गया हो, वो रामायण है हमारा। क्लियर हो गया?
अब बात ये आती है कि ये न अण में बदल रहा है, इस हिसाब से ये व्यंजन है और ये भी कौन है, व्यंजन है। तो इसलिए इस संधि को हमने क्या नाम दे रखा है, व्यंजन संधि दे रखी है। स्वर के बाद व्यंजन आए तो परिणाम अगर व्यंजन में हो तो व्यंजन संधि। तो परीक्षा में पूछे रामायण में कौन सी संधि है, अ दीर्घ संधि, ब व्यंजन संधि, स दीर्घ और व्यंजन दोनों, और द उक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब पेपर सेटर आपसे दोनों संधि पूछ रहा है, तो आपको तीसरा ऑप्शन राइट करना है। और अगर आपको यूं पूछे रामायण में संधि है, दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं दे रखा और व्यंजन दे रखा है, इसका मतलब वो यहां प्रश्न नहीं कर रहा, वो कहां पर प्रश्न कर रहा है, यहां पर, तो हमें वो राइट करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब इस रूल का अपवाद भी है। अपवाद क्या, देखिए इस नियम का अपवाद बता देता हूं। इस नियम का अपवाद है, यह है रस और यह है अयन। कायदे से होना चाहिए था रसायन इसी के हिसाब से, परंतु हम वास्तव में क्या लिखते हैं, रसायन। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर परीक्षा में रसायन का संधि विच्छेद मिले तो रस प्लस अयन ही लिखना है, पर यहां अण नहीं करना है। आप ये कहोगे सर न से पहले र की ध्वनि, बिल्कुल साफ है, परंतु इसे अपवाद के दायरे में, जो नियमों में नहीं आया उसे अपवाद के दायरे में रखा हुआ है। और रसायन का एक अलग कंसेप्ट है और राम प्लस अयन का, ऐसा ग्रंथ जिसमें राम का चरित्र, यहां अयन का अर्थ कणों से है। केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो उसमें सारी बात कणों, अणु, परमाणु और इनके बारे में ही बात कही जाती है। तो यहाँ ये कंसेप्ट, इसलिए रस धन अयन क्या बन गया, रसायन। इनको और आगे गहराई से अपन लेंगे, लेकिन कुछ उदाहरण दीर्घ संधि के मैं और पढ़ा लेता हूं, क्योंकि आरपीएससी 2014 फर्स्ट ग्रेड हिंदी में एक प्रश्न आया था, उस पर मैं बात कर लेता हूं पहले। यह है एक शब्द प्रेरणा और यहां एक शब्द आ गया आस्पद। ठीक है, देखिए आ और आ मिलके क्या बनाएंगे, आ, और ये बनेगा प्रेरणास्पद। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। आस्पद का मीनिंग है देने वाला। आस्पद का मीनिंग क्या है, देने वाला, ये एक प्रत्यय है। ठीक है, इसी प्रकार अगर ऐसी घटना जो हमें हास्य को देती हो, हास्य प्रदान करती हो, उसे क्या कहेंगे, हास्यास्पद। इस तरीके से ये आ जाएगा हास्यास्पद। अब इसका संधि विच्छेद करना है तो हमें पता होना चाहिए मूल जो ध्वनि क्या है, हास्य, और इधर क्या आ जाए, आस्पद। ऐसी घटना जिसको देख करके हंसी आ जाए, जैसे पीके मूवी में आपने देखा, वो आमिर खान घाघरा पहन के आ जाता है। हाँ, जिस घटना को देखने के बाद हमें हंसी अपने आप आने लगे, ऐसी घटना हास्यास्पद है। ऐसी घटना जो घृणा प्रदान करे, नफरत प्रदान करे, वो घृणास्पद। सड़क से जा रहे हो, कहीं मरी हुई भैंस मिल गई, कहीं पड़ी हुई, तब आप ऑटोमेटिक नाक को बंद कर दोगे, हमारा मुंह थोड़ा सा इधर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे हमको क्या हो रही है, घृणा हो रही है। या यूं थोड़ी होगा, वाओ मरी हुई भैंस, ऐसा थोड़ी करोगे क्या, नहीं। जिसको हमें घृणा होती हो वो घृणास्पद, करुणा हमें प्राप्त होती हो करुणास्पद। बात समझ में आ गई, आस्पद यानी देने वाला। क्लियर। आगे देखिए, ये एक शब्द है दीपावली। क्या लिखा है, ये दीपावली। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा दीप धन अवली। अब इसमें देखिए ऑब्लिक आवली में दोनों शब्द लिख रहा हूं, थोड़ा इस पर बात कर लेनी जरूरी है। वैसे मैं तो अवली को ज्यादा प्राथमिकता देता हूं, लेकिन पुस्तकों में इन दोनों ही शब्दों को मान्य कर रखा है। एक बात तो ये हो गई, अगर परीक्षा में दीप धन आवली मिले तो भी राइट करना, और दीप प्लस अवली मिले तो भी राइट कर लेना। लेकिन दोनों अगर मिल रहे हैं, ऑप्शन में ए बी दोनों दे रखे हैं, तो अवली को प्राथमिकता देना। हालांकि देंगे नहीं, अब एक ही मिलेगा आप में से, इनमें से। अब इसका कंसेप्ट समझते, इसका मतलब क्या, दीपावली। अवली का अर्थ होता है पंक्ति या कतार। अवली का अर्थ क्या होता है, पंक्ति या कतार। अब जब दिवाली आती है, हमारी छत होती है, छत के ऊपर हम दीपक लगाते हैं, तो ये पहला एक दीपक, ये दूसरा दीपक, ये तीसरा, इस तरीके से दीपकों की एक पंक्ति होती है, दीपकों का एक क्रम होता है। दीपक ही दीपक लगाए दिए जाते हैं चारों तरफ, इसलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, दीपावली। दीपकों की पंक्ति, दीपकों की कतार, इसे आप ऐसा अर्थ ग्रहण कर सकते हो। दीप धन अवली से क्या बन गया, दीपावली। बात समझ में आ गया आपको। तो अवली का अर्थ क्या होता है, पंक्ति या कतार। क्लियर हो गया। चलिए कुछ और शब्द ले लेते हैं आगे।
जैसे देखिए ये आ गया, मान लीजिए परीक्षा में दिव्यास्त्र, तो आपको पता दिव्या नहीं लिखना है, दिव्य लिखना है, क्योंकि सार्थक अर्थ यही निकलेगा दिव्य, और इधर आ जाएगा अस्त्र। क्या अर्थ हुआ इसका? दिव्य है जो अस्त्र, उसे हम क्या कहते हैं? दिव्यास्त्र। बात समझ में आ गई? दिव्य धन अस्त्र से क्या बना? दिव्यास्त्र। और मिलकर क्या बनाएगा? आ बनाएगा। तो बहुत सारे इसमें उदाहरण आने वाले, जैसे हाँ, ब्रह्मास्त्र भी होता है, दिव्यास्त्र भी होता है, प्रेक्षेपास्त्र भी होता है। जैसे ये बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं, एक शब्द, क्या है ये? हिमालय, ये तो हमें पता ही है। और ये आ जाएगा हिम प्लस आलय, अर्थात बर्फ से ढका हुआ आलय स्थान क्या कहलाता है? हिमालय। लेकिन ये ध्यान रखना, ये है, क्या लिखा पढ़िए? हिमाद्री। अब यहां पर आता है हिम और इधर आता है अद्री। क्या है? अद्री। अद्री का अर्थ होता है पर्वत। अद्री का अर्थ क्या होता है? पर्वत। बर्फ से बना हुआ जो पर्वत है उसे हम क्या कहते हैं? हिमाद्री। और जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति याद आती है मुझे, हिमाद्री तुंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती, बहुत अच्छी एक नाटक में पंक्ति लिखी हुई है उन्होंने। तो हिमाद्री का मतलब बर्फ से बना हुआ पर्वत है, तो अद्री का अर्थ क्या होता है? पर्वत। क्लियर है? चलिए, ये तो सारे जो उदाहरण थे ये किसके थे? आ वाले। ठीक है, अब जो मैं उदाहरण पढ़ाने वाला हूं वो ई। इसमें आपको सबसे ज्यादा सजग रहना, क्योंकि मैं इसमें मात्रा ज्ञान सिखाने वाला हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, मैं आपको संधि कराना नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको मात्रा ज्ञान कराना बता रहा हूं कि आप संधि कैसे करेंगे। अपनी कॉपी के सबसे लास्ट वाले पन्ने पर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मैं एक शब्द दे रहा हूं, उसका संधि विच्छेद क्या होगा मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको क्या सीखना जरूरी है। 2 शब्द दूंगा, चलिए ये 2 शब्द है, अभी 2 नियम पढ़ाने वाला हूं। इन दोनों का संधि विच्छेद अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर करिए। अगर आपको कुछ आता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, घबराए नहीं, लेकिन मैं ये शब्द आपको सिखा के जाऊंगा कि संधि में हमें क्या बात समझनी है और कैसे संधि विच्छेद करना है। ये 2 शब्द दिए हैं मैंने, अभिष्ट, ठीक है, और अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर इनका संधि विच्छेद करिए, देख क्या संधि विच्छेद होगा इनका। हो गए? चलिए देखिए, मैं देख लेता हूं एक बार कॉपी। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बताएं क्या लिखा है? शाबाश। एक बार सेकंड को चेक करो, चेक करो सेकंड को, ये नियम कब पढ़ा है मैंने? शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर, हाँ, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, क्या ये बंद कर दो, नहीं इधर आवाज आ रही है, बंद कर दो इसको, कहा है इधर उधर, हाँ भाई थोड़ा ठीक रहेगा। ये क्या लिखा है? शाबाश। अच्छा ये पढ़ो इसको, यहाँ अभिष्ट लिखा है, ये इष्टा कहां से आ गया? इंस्टाग्राम चलाते हो क्या? तो फिर इष्टा क्यों लिख रहे हो? हाँ, इष्ट है ना, इष्टा कहां से आ गया? शाबाश। उस पे बिंदी लगा दो बस, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मंजूसा में, बाकी सब ठीक है, चलो सही है, ओके ओके। चलो अब मैं सरल करता हूं, देख, है ना। अब आपको ये चीज समझनी है कि संधि विच्छेद करने के लिए हमारे सामने परीक्षा में कितने विकल्प मिलेंगे? 4। 4 तो देंगे ही देंगे कम वक्त। ओके, यह आ जाएगा अभि प्लस इष्ट, एक आ जाएगा अभिधन इष्ट, और यह आएगा अभिधन इष्ट, और एक आ जाएगा अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। अब दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि में हम ई को पढ़ रहे हैं, तो ई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ई है, बिल्कुल, इधर भी ई है, दोनों मिलेंगे क्या बनेगा? बड़ी बन गए, ओके। ई और ई मिलेंगे तब भी क्या बनेगा? बड़ी।
ई और ई मिलेगा तब भी क्या बनेगा, बड़ी। और ये छोटी ई और बड़ी मिलेंगे तो भी क्या, बड़ी। ये चारों सही है इस हिसाब से तो, परंतु नहीं, ये ध्यान। तो सही कौन सा है, अभिधन इष्ट, ये वाला सही। किस किसने लिखा, ऐसे लिखा, मैंने कॉपी चेक की है, लिखा बड़ी कर दी, ओके ओके ओके, ये लिखा आपने ना, हाँ ये सही है। इष्ट भगवान है हमारे, अभिधन इष्ट। ये किस किसने लिखा है, गलत, शाबाश। ये किस किसने लिखा है, अभिधन इष्ट, गलत, ये सही है, अभिधन इष्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे हम ये कैसे डिसाइड करें कि कब मात्रा छोटी है और कब मात्रा बड़ी। मैं आपको पहले कह रहा हूं, दीर्घ संधि में जो मैं उदाहरण लिख के जा रहा हूं उससे अधिक उदाहरण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मात्रा ज्ञान सीख लेना, बस उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। खाली मर्म नहीं आएगा मुझे पता, मैं उतने ही उदाहरण लिखवा दूंगा आपको। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो। अरे इतने साल की उम्र हो गई मेरी, इतना अनुभव हो गया। पेपर सेटर जो पेपर बनाता है ना, उससे पहले मेरे दिमाग में वो चीज छप जाती है कि ये छप पेपर में आने वाला, ठीक है ना। तो, अच्छा, और ने विश्वास हो तो पुराने जो सेलेक्ट हो चुके हैं उन विद्यार्थी से पूछ लेना, जो पढ़ाया जाता है उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, बस हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। हाँ, जैसे देखिए मैंने जल प्लस धारा क्या बनता है, अगर परीक्षा में अमृत प्लस धारा आ गया तो क्या होगा। सर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। मैंने सोम प्लस वार क्या बनता है, मैं वहां आ गया रवि प्लस वार, नहीं सर उस दिन तो छुट्टी थी, मैं तो गया ही नहीं था। ऐसा थोड़ी होता है, बस समझना है। मैंने प्रेरणास्पद पढ़ाया लेकिन वहां हास्यास्पद आ गया, तो हास्यधन आस्पद, हमें आस्पद को समझना है। हमें घृणाधन आस्पद आ गया तो घृणास्पद होता है, उससे मिलते जुलते। गणित में एक ही सवाल किया जाता है लेकिन उससे के पैटर्न की हम प्रैक्टिस के 2-4 सवाल करते कि नहीं करते। ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अब उसके कितने उदाहरण बना सकते हो आप, सुबह से शाम तक कॉपी भरो, इतने उदाहरण लिख सकते हो। सवाल का मर्म क्या है वो जानना जरूरी है। खैर अब इस पर बात करें। सबसे पहली बात तो यह है कि इस शब्द का मीनिंग क्या है ये हमें नहीं पता, और इसका भी मीनिंग क्या हमें नहीं पता। ऐसे कितने हैं जिनको इन दोनों का अर्थ पता है, वो हाथ खड़ा करे। नहीं पता है। अब आप देखिए, एक तो हमें अर्थ भी नहीं पता, फिर जय बजरंगबली का नाम लेके ठोको वाली बात कर रहे हैं हम, फिर कहां का नंबर आने वाला। चलिए अब इस मंजूषा में भी वही लफड़ा हुआ होगा। 4 आपके सामने विकल्प आए होंगे और चारों को आपने लिखा होगा, किसी ने क्या लिखा किसी ने क्या लिखा है, तो यह आता है, इसका सही आंसर है मंजू धन उषा, मंजू प्लस उषा। किस किसने लिखा है, गलत। ये आता है मंजू धन उषा, ये सही है, मंजू प्लस। ये किस किसने लिखा है, गलत, ये नहीं होगा। हाँ ये आएगा इसमें, सॉरी ये आता है मंजू धन उषा, दोनों ऊ बड़े आते हैं। ये किस किसने लिखा है, गलत। अब आप सीख गए। ये आएगा मंजू और ये आएगा उषा, ये सही है। ये किस किसने लिखा है, हाँ ठीक है सही है, ओके। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभिष्ट का मतलब क्या है वो समझ लीजिए, और अपनी दीवार पे घर पे जहां पढ़ते हो वहां लिख लेना। अभिष्ट का मतलब सिखा रहा हूं। अभिष्ट का मतलब है जिसे हम चाहें और वो हमें मिल जाए, वो हमारा अभिष्ट है। आपका अभिष्ट है एन केन प्रकारेण कृषि पर्यवेक्षक में आपका चयन होना, आप में उसमें नौकरी लगनी, ये आपकी चाहत है अभी कि मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना चाह रहा हूं और ये मेरा अभिष्ट है। ये ध्यान रखना, इसको अभिष्ट बोलते हैं, जिसको हम चाह रहे हैं और वो हमें प्राप्त हो जाए, वो हमारा अभिष्ट है। तो आपका अभिष्ट क्या है, अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना, क्लियर है। और अब इस पर बात करें मंजूषा, तो मंजूषा को कहते हैं, संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है पेटिका, संदूक। मंजू का अर्थ सुंदर होता है, उषा का अर्थ प्रभात होता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि सुंदर प्रभात, इसका मीनिंग है पेटिका। जैसे शब्द मंजूषा, शब्दों की पेटी।
तो इसका मतलब इसका संधि विच्छेद करने के लिए सारा मसला जो है वो किसका है, मात्रा का। तो पहले मैं आपको मात्रा सिखाऊंगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब भी संधि पढ़ेंगे दीर्घ संधि के ई वाले पैटर्न में, तो दो तरफ हमें ई मिलने वाली। अब आप लिखना नहीं है, आपको शब्दों को समझना है, ठीक है। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन वाले सवाल मत करना, दिमाग थोड़ा स्थिर रख करके समझना है इसको क्या लिखवा रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड ई, लेफ्ट हैंड साइड ई से अभिप्राय यह है कि जो इधर शब्द मिलने वाला है उसकी मात्रा छोटी ई कहां कहां होती है, उन शब्दों पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। मैं एक भी संधि विच्छेद नहीं करके बताऊंगा आपको, आप ऑटोमेटिक संधि विच्छेद करना सीख जाओगे क्योंकि हम शब्द सीख रहे हैं। सबसे पहली बात, जितने भी उपसर्ग है हमारे हिंदी में, ये टेक लाइन पढ़ा रहा हूं, उन सब की मात्रा छोटी होती है। उपसर्गों की मात्रा कैसी, छोटी। इस संधि में उपसर्ग भी आपको पूछेंगे, तो देखिए ये हमारा उपसर्ग है अति, मात्रा कैसी है, छोटी। ये हमारा उपसर्ग है, मात्रा कैसी है, छोटी, ठीक है। ये हमारा उपसर्ग है अभी, मात्रा कैसी है, छोटी। यही सवाल आया था अभी अभी आया था ना, तो ये हमें पता ही नहीं था। हाँ, अभी और आपके दिमाग में आ रहा है कि अभी एक और होता है, बिल्कुल। अभी अभी मैंने ऐश्वर्या राय को देखा, वो ये अभी है, ये अव्यय है। इसको हम बाद में इसको भी क्लियर करेंगे, यहां और वहां दोनों में हम किसको लिखें क्या लिखें, तो ये नहीं लिखना अभी। इसके अलावा देखिए ये है परि, मात्रा कैसी है, छोटी। इधर ये प्रति, मात्रा कैसी है, छोटी। ये वी और ये नी। आप इन सभी को देख लीजिए, ये सभी उपसर्ग है और खूब जगह आने वाले, इन सब की मात्रा कैसी है, छोटी है। ये उपसर्ग है। इसके अलावा कुछ शब्द जिनकी मात्रा छोटी होती है, जैसे देखिए यह है गति, मात्रा कैसी है, छोटी। इसी के अलावा यह देखिए राशि, मात्रा कैसी है, छोटी। इसके अलावा देखिए कवि, छोटी मात्रा। रवि, छोटी मात्रा। गिरी, छोटी मात्रा। गिरी यानी पर्वत, ये सब छोटी मात्रा वाले शब्द, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शब्दों का हमें क्या करना है, संकलन मस्तिष्क में और कॉपी में। वे तमाम शब्द जिनकी मात्राएं कैसी होती है, छोटी होती है, वे हमें पता होने चाहिए, नहीं तो संधि गलत हो सकती है हमारी। इति अंत वाली बात कर रहा हूं मैं, देखो मात्रा कैसी आ रही है, छोटी। ऐसे जितने भी शब्द आ गए उनको आप इधर आप लिख लो दिमाग में, कॉपी में, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी और भी होंगे, हम इसमें एंट्री करेंगे, अभी खाली समझा रहा हूं। फिर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कौन आएगा, बड़ी। ऐसे भी बड़ी वाले भी मिलेंगे, उदाहरण बाद में लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यह है श्री, मात्रा बड़ी है। ये देवी, मात्रा बड़ी है। ये नारी, मात्रा बड़ी है। इसी प्रकार ये पत्नी बड़ी है। ये रजनी, बड़ी मात्रा है। ये पृथ्वी, मात्रा बड़ी है। पृथ्वी की मात्रा कैसी होती है, बड़ी। इस तरीके से और भी देखो, ये श्रीमती, श्रीमती, मात्रा कैसी है, बड़ी। बात समझ में आ गई। पहले हम अपनी कॉपी में छोटी और बड़ी मात्रा को लेकर के आश्वस्त हो जाएं कि कौन बड़ी आ रही है मात्रा और कौन छोटी आ रही है। क्लियर हो गया। ये कौन सा पार्ट है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। इसी तरीके से हमें राइट हैंड साइड को भी देखना। ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वे सभी शब्द जो छोटी ई से आरंभ होते उन पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। जैसे देखिए यह इंद्र, इंद्र में ई कैसी आती है, छोटी। अब जब भी संधि में कहीं पे भी इंद्र शब्द आवे, ये हमेशा छोटा ही लिखना है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। इससे बाहर भी कोई प्रश्न नहीं बनने वाला और इससे कोई और तरीका नहीं है संधि सीखने का, शब्द पर पकड़ होनी चाहिए। इंद्र लिखा। इसके अलावा देखिए हमारे हिंदी में एक प्रत्यय होता है, इक प्रत्यय। मैं शब्द भी बताऊंगा उदाहरण देकर के। इक प्रत्यय, ये ई जब भी लिखा जाए ई छोटा आता है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, इष्ट, तो इष्ट में ई कैसा आता है, छोटा। अब आप देखिए अगर ये हमें पता होता तो अभी अभिष्ट का हम संधि विच्छेद कर लेते, क्योंकि अभी में अभी कैसा पढ़ा है मैंने, छोटी ई की मात्रा, और इष्ट में ई कैसा पढ़ा रहा हूं, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए एक और शब्द है इंदु। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, इंदु का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये है इतर,
इतर का अर्थ होता है भिन्न, अलग। इस शब्द को 2-3 जगह पढ़ाऊंगा मैं, द्वंद्व समास में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आएगा। इतर यानी भिन्न होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, ये कौन है? इन। इन एक प्रत्यय है, इसमें भी ई कैसा आता है? छोटा आता है। क्लियर हुआ? और ऐसे ई से आरंभ होने वाले जब भी कोई शब्द मिले छोटी ई वाले, उनको आप यहां पर लिखें। क्लियर? इसी प्रकार से देखिए बड़ी ई, कौन सी मात्रा है? बड़ी ई से आरंभ होने वाले। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं पेपर में यहां से प्रश्न सर्वाधिक बनेंगे, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा का विवेक हमें कम है। सबसे पहले भगवान बड़े हैं, उनकी मात्रा भी कैसी होती है? बड़ी। ये याद रखें। जैसे ये है ईश, ईश कहते हैं ईश वंदना कीजिए, तो ईश, ईश्वर बड़े हैं, याद करने का तरीका, तो उनकी मात्रा भी बड़ी। जैसे ईश्वर, ठीक है, ये मात्रा बड़ी होगी। इसके अलावा देखिए ये एक शब्द है इच्छा। क्या लिखा मैंने? इच्छा। इच्छा का अर्थ होता है देखना। इस शब्द को अर्थ ग्रहण करना है, क्योंकि इससे कई शब्द बनने वाले। इच्छा का अर्थ होता है देखना, और देखने वाला क्या कहलाता है? इक्षक। इक्षक देखने वाला, और देखने का घटनाक्रम कहलाता है इक्षण। इक्षण, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये है ईप्सा। ईप्सा का अर्थ होता है इच्छा, और यहां देखिए ये आ गया हमारा एक शब्द इच्छा। लेकिन अब देखिए मैंने तुरंत दिमाग में आया, मैंने यहां क्लिक किया, मैंने यहां लिख दिया। तो इच्छा, इच्छा का मतलब होता है इच्छा, लेकिन इच्छा में ई कैसी आती है? छोटी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये वे शब्द है जिनकी मात्रा कैसी आरंभ हो रही है? छोटी ई से। ये वे शब्द है जिनकी मात्राएं बड़ी ई से आरंभ हो रही। चलिए अब हम कुछ उदाहरण पर आते हैं। उससे पहले मैं एक शब्द लिख रहा हूं, देखो क्या लिखा इसे। सबसे पहला काम क्या करना वो बता रहा हूं, शब्द को पढ़े 2 बार। अधीक्षक, अधीक्षक। हमारे मस्तिष्क में 2 शब्द आ रहे, अधि, इक्षक। अब आप देखिए मैंने अधि आपको उपसर्ग पढ़ाया, बस इसका संधि विच्छेद होगा अधि, और इधर आ जाएगा इक्षक। बस काम खत्म। इधर ई और इधर ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी। क्लियर हो गया? अधीक्षक का अर्थ होता है सुपरिंटेंडेंट। आप सभी जानते होंगे, जैसे छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन जो की भर्ती भी होती है, ठीक है ना। अधि यानी ऊंचाई वाला, और श्रेष्ठ, और इक्षक यानी देखना, जो सब पर मॉनिटरिंग करता है, ध्यान रखता है, वो अधीक्षक कहलाता है। ये ध्यान रखना, अधीक्षक एक इस तरीके से शब्द बना है। अब जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये आ गया एग्जाम में, क्या आ गया? परीक्षा। अब इस शब्द को पढ़ो 2 बार, परीक्षा, परीक्षा। तो हमें पता होना चाहिए क्या निकलेगा? परी, और इधर इच्छा। अब मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं या स्वयं कर रहे हो आप? स्वयं। अब इसका मीनिंग समझे। परी का अर्थ होता है चारों ओर। ये वो परी नहीं है पापा वाली, ठीक है ना, परी हूं मैं, वो अलग है, ये ध्यान रखना। परी यानी चारों ओर, इच्छा यानी देखना। विद्यार्थी के चारों ओर देखना, उसका निरीक्षण करना, उसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक सब याद है या नहीं, इस घटनाक्रम को हम कहते हैं परीक्षण करना। और इस पूरे घटनाक्रम को आयोजित कराना क्या कहलाता है? परीक्षा। और इसको चेक करने वाला एग्जामिनर, परीक्षक। बात समझ में आ गई होगी। तो परिधन इच्छा क्या बना? परीक्षा, ठीक है। और परीक्षक अगर आ गया परीक्षा में, क्या करेंगे? परिधन इक्षक। और परीक्षा में आपसे यह भी सवाल किया जाएगा, अधीक्षक में उपसर्ग बताओ। परीक्षा में उपसर्ग बताओ। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए परीक्षा में यह आ गया वीक्षक, तो क्या बनेगा? विधन इक्षक। ये विशेष रूप से देखने का काम करता है कुछ क्षण के लिए। जब आप एग्जाम में जाते हो, आपको वो एमआर और वो बुकलेट दी जाती है, 2-3 घंटे का पेपर होता है, उस समय के लिए जो टीचर आपके सामने होता है वो इन्विजिलेटर होता है, अभिजागर होता है, जिसे वीक्षक कहा जाता है। वो विशेष रूप से खाली बस उतने टाइम के लिए होता है। दोनों में अंतर समझना, वीक्षक और परीक्षक में अंतर है। परीक्षक तो कॉपी का मूल्यांकन करता है, चेक करता है, देखता है, नंबर देता है। ये नंबर देने का काम नहीं करता, ये सिर्फ मॉनिटरिंग करता है, ऑब्जर्वेशन करता है,
इसलिए उसको वीक्षक कहते हैं। विशेष रूप से लगाया गया है कुछ टाइम के लिए। वी धन ईक्षक क्या बन गया? वीक्षक। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं डायरेक्ट उदाहरण पढ़ाऊंगा क्योंकि अब ई और ई के कंसेप्ट को क्लियर हो गया। अभी मैंने पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले, ये आ गया अभी और इधर आ गया इष्ट, और क्या बनेगा? अभिष्ट। किसी को चाह रहे और वो हमें मिल जाए, उसको हमारा अभिष्ट कहला। अभी धन इष्ट से क्या बनेगा? अभिष्ट। चलिए, यह है गिरी और इधर आ गया ईश, और क्या बनेगा? गिरीश। क्या बना? गिरीश। किसे कहते हैं? बेरिंग में लगाते हैं जो, हाँ वही गिरीश है। क्या पता, कोई किसी को पूछा था मैंने कि गिरीश का अर्थ क्या होता है, तो उसने कहा सर वो बेरिंग में लगा। अरे वेंडा, वो नहीं होता। गिरी कहते हैं पर्वत को। अब देखिए इसका मीनिंग समझा रहा हूं। इसका अर्थ होता है स्वामी, पर्वतों का राजा, पर्वतों का स्वामी। एक ही है हिमालय। पर्वतों में जो श्रेष्ठ है पर्वतराज, उसे कहा जाता है गिरीश। यह ध्यान रखना, गिरीश। ठीक है। अब देखिए, मैं नहीं बताऊंगा इसका संधि विच्छेद। मेरे हिसाब से मुझे लगता है आप इसका संधि विच्छेद कर लोगे। क्या लिखा है? कविंद्र। तो हमें पता है कवि में मात्रा कैसी आएगी? छोटी। इधर कौन है? इंद्र। अब यहाँ एक बात समझनी है, ये इंद्र वो नहीं है जो इंद्र हम इंद्र भगवान के लिए काम में लेते हैं। अब इंद्र का मतलब है श्रेष्ठ, जो मैं आपको कर्मधारय समास में पढ़ाऊंगा। कविंद्र का मीनिंग होता है कवियों में श्रेष्ठ, जिसे कविराज कहा जाता है। ठीक है ना? इंद्र का मतलब इंद्र भी है, भगवान इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यहां इंद्र का अर्थ ये नहीं है। कवियों में जो श्रेष्ठ है उसे कविंद्र कहा जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, अब मुझे बताइए ये क्या लिखा है? रविंद्र। तो क्या बनेगा? रवि धन इंद्र। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब देखिए, एक शब्द ऐसा है जो अभी मेरे दिमाग में आ गया, अभी मैं उसको लिख रहा हूं, और वो आ गया आपका कौन? इत। क्योंकि इत ई से आरंभ होता है, छोटी ई आती है। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं थोड़ा। जैसे ये आ गया अतीत। तो अतीत के अंदर देखो, अतीत, अति। तो अति तो है उपसर्ग, और प्रत्यय कौन सा है? एक। ई और ई मिलके क्या बनेगा? बात समझ में आ गई? चलिए, अब मान लीजिए ये आ गया परीक्षा में, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो क्या करेंगे इसका? ये आएगा प्रतिधन। बात समझ में आ गई? चलिए और आगे देते हैं। अब इसका संधि विच्छेद बताओ। प्रतीक, ये आ जाएगा प्रतिधन। प्रतिधन क्या बन गया? प्रतीक। तो प्रतीक में मात्रा कैसी होती है? बड़ी। प्रतीत में कैसी है? बड़ी। अतीत में कैसी है? क्लियर हो गया? चलिए, इसी तरीके से मान लीजिए ये एक शब्द आ गया अधीन। तो ये बनेगा अधीन प्लस इन। ये ध्यान रखना, अधीन अधीन कोई शब्द नहीं है, शब्द शुद्धि में पढ़ाऊंगा। अधीन यानी गुलाम, और इसमें ई और ई मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए अब कुछ अन्य उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए, यह श्री और इधर आ रहा है ईश। ई और ई मिलके क्या बनाएगा? बड़ी ई, और ये बनेगा श्रीश। अब इसका मीनिंग समझते थोड़ा। श्रीश का मतलब, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, इसका अर्थ होता है स्वामी। लक्ष्मी का स्वामी, लक्ष्मी का हस्बैंड कौन है? विष्णु। इसलिए श्रीश का मीनिंग क्या है? विष्णु। और ये बहुब्रीहि समास है। श्री का ईश है जो वह विष्णु। बात समझ में आ गई? श्री का ईश कौन है? विष्णु। इसी प्रकार से देखिए, ये एक शब्द है सती, और इधर आ गया ईश, और क्या बनेगा? सतीश। सती का अर्थ पार्वती, इसका मतलब स्वामी, और पार्वती का हस्बैंड। अब आपको समझ में आया सतीश का मीनिंग? हम तो केवल सतीश सतीश कर रहे हैं, लेकिन सतीश का पोस्टमार्टम किया तब पता पड़ा सती कौन है, ईश कौन है। तो अब देखो, एक नया शब्द मिला हमें तुरंत। ई की मात्रा कहा? ये भी मैंने लिखवाया लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर। तो यहां हमने उस शब्द को लिख दिया सती। आई बात समझ में? चलिए अब इनसे कुछ और शब्द ले लेते हैं यहां से। जैसे ये आ गया, क्या लिखा ये? बताओ इसका संधि विच्छेद। अब आ गया क्लियर आपको। नारी धन ईश्वर। क्या बना?
नारीश्वर, शाबाश। इसी प्रकार से देखिए ये है नदीश्वर। बताओ क्या बनेगा? नदी धन ईश्वर। ओके, मान लीजिए परीक्षा में ये नहीं आया और ये आ गया, नदीश। बताओ तो क्या बनेगा? नदी धन ईश। अब देखिए इन दोनों शब्दों का मीनिंग सेम है। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। नदी धन ईश, नदियों का स्वामी। इस दुनिया में तमाम जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों का जल समुद्र में समाहित होता है, इसलिए सभी नदियों का स्वामी समुद्र को माना गया है। किसको माना गया? तो परीक्षा में अगर नदीश का मीनिंग पूछे पर्यायवाची कोश में, तो इसका मीनिंग क्या लिखोगे? समुद्र। ये नदियों का स्वामी है, कौन है? समुद्र। इसी तरीके से देखिए चंद्रमा के खूब पर्यायवाची सीखेंगे हम। जैसे ये आ गया रजनीश, तो इसका संधि विच्छेद होगा रजनी, और इधर क्या आएगा? ईश। रजनी कहते हैं रात्रि को, ईश कहते हैं स्वामी को, और रात्रि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। रजनीश चंद्रमा को कहा जाता है, ध्यान रखना। अब मान लीजिए परीक्षा में यह आ गया रजनीश्वर। क्या आ गया? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यह आएगा रजनी धन ईश्वर। इसका भी मीनिंग क्या है? चंद्रमा। जो रात्रि का स्वामी है, रात्रि का ईश्वर है, उसे क्या कहा जाता है? रजनीश्वर कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए और उदाहरण ले लेते हैं इसमें से, शब्द पे आते थोड़े। ठीक है, जैसे एक और शब्द लिखा रहा हूं मैं, ये आ रहा है जानकी। क्या लिखा है? जानकी। कौन है जानकी? सीता माता। ठीक है, अब मान लीजिए परीक्षा में ये आ गया जानकीश। क्या आ गया? तो संधि विच्छेद करेंगे तो ये आ जाएगा जानकी, और इधर आ जाएगा ईश। जानकी धन ईश, अर्थात सीता का पति कौन है? राम। तो जानकी किसको कहा जाएगा? प्रभु राम को, भगवान राम को। बात समझ में आ गई होगी। तो मात्रा का ध्यान रखना है, किसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में आ रहा है। इसी तरीके से देखो ये कौन है? पृथ्वी। अब मान लीजिए ऐसा शब्द आ गया परीक्षा में, और पृथ्वीश। क्या आ रहा है? पृथ्वीश। बताओ इसका संधि विच्छेद? पृथ्वी धन ईश। तो मात्रा हमें पता होनी चाहिए। ये ऐसे कई सारे आ रहे हैं, और भी आगे लेंगे हम। ठीक है, इंद्र, इंदु, इतर, इन, इच्छा, ईश्वर, इच्छा। जैसे इच्छा को ले लेते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ले लेते हैं उदाहरण में एक बार। चलिए, जैसे ये एक शब्द है अभीप्सा। क्या आ रहा है? अभीप्सा, और ये आ जाएगा अभी धन इप्सा। ठीक है, अभीप्सा। अभिष्ट जो हम चाहते हैं वो हमारा अभिष्ट है, और उस अभिष्ट को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको क्या कहा जाता है? अभीप्सा। किसी वस्तु को, आपके नोट्स में है, एक वाक्यांश में लिखा रखा, मुझे याद है। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा या लालसा क्या कहलाती है? अभीप्सा। तो ई और ई मिलके क्या बना रहा है? बड़ी। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। क्लियर है? कोई दिक्कत है कहीं? नहीं है ना? तो ये ई और ई को लेकर के उदाहरण थे। इन उदाहरणों को आप लिख लीजिए एक बार सभी। पहले आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, पृथ्वी का स्वामी पर्वतराज। पर्वतराज को कहता है पृथ्वी, जो पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी को कहा जाता है पर्वत को। नहीं नहीं, पर्वत को। हिमालय नहीं, पर्वत जो भी हाँ, हिमालय कह दो आप, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी, महिष नंबर एक, और दूसरा राजा जो होता है ना, राजा, उसके लिए भी प्रयुक्त होता है। पृथ्वी का स्वामी राजा होता है। हाँ, इससे पहले कौन सा है? ये वाले। इससे पहले तो ये लिखने। हाँ चलो ये लिख लो। ओके, ये तो आ वाले। रामायण तो लिख लिया था, राम प्लस आयन। हाँ, ये लिख लीजिए प्रेरणाधनास्पद। दीर्घ संधि में आ वाले बाकी रह गए, तो ये लिख लीजिए हास्यास्पद, दीपावली, दिव्यास्त्र। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है।
राहुल चौधरी जी, अध्ययन में कौन सी संधि है? ये तो यण संधि है, इस पर हम बात करेंगे। यण संधि में अधि प्लस अयन अध्ययन, ये सब पढ़ाएंगे आपको। आपको कोई सवाल करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सब उदाहरण आने वाले। गुरु उपदेश भी पढ़ाने वाला हूँ भाई, वो पढ़ाया नहीं है कुशाल जी, अभी पढ़ाएंगे हम। गुरुधन उपदेश होता है, बिल्कुल ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है ना? सब पढ़ा लेंगे। आप तो पहले समय से पहले सवाल पूछ रहे हैं। आप तो मेरे उदाहरणों को चेक कर लेना, अगर कोई रह जाए फिर सवाल करना, ठीक है? अध्ययन, अध्यापक, अध्यक्ष, अध्येता, ठीक है ना? ये सब पढ़ाऊंगा मैं। यण संधि में कम से कम 40 से 45 केवल य के उदाहरण पढ़ाऊंगा। अस्त्र और शस्त्र में अंतर, अरे कहाँ अभिषेक जी कहाँ पहुंच गए? अभी मैं ये लिख लो, अस्त्र और शस्त्र में अंतर बताओ। अस्त्र और शस्त्र, शस्त्र वह हथियार जो हाथ में पकड़ के चलाया जाए, जस्ट लाइक तलवार, वो शस्त्र है। और अस्त्र वह जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे भाला हाथ में अगर लेकर के किसी को मार रहे हो तो तब तक तो वो शस्त्र है, न किसी को फेंक कर मार रहे हो बस वो अस्त्र है। बस ये ध्यान, अहस्त्र यानी जो हाथ में नहीं हो वो अस्त्र है, जो हाथ में पकड़ के चलाया जाए वो शस्त्र है, ठीक है? शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में ये अस्त्र और शस्त्र को लेकर के मैं एक सेंटेंस आपको क्लियर भी कराऊंगा, उसमें आपको वाक्य भी मिलेगा। बंदूक एक शस्त्र है, ऐसा वाक्य भी दूंगा, और उस समय में ये क्लियर भी करा दूंगा कि क्यों उसको अस्त्र कहते हैं या क्यों उसको शस्त्र कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैंने बड़ी ई और छोटी ई मात्रा वाले शब्द लिखा है, और यहीं से शब्द बनेंगे। जैसे प्रतीत, तो देखो प्रतीत आ गया। अब एक शब्द है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको उदाहरण में, चलिए मैं आपसे सवाल करता हूं। अभी उदाहरण में नहीं पढ़ाया मैंने, उदाहरण में नहीं पढ़ाया, लेकिन हमको समझना है। हाँ, लिखना बाद में लिखना, थोड़ा समझा लेता हूं। जैसे ये आ गया शब्द, क्या ये उदाहरण में मैंने पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। तो अब लेकिन इसका परिचय तो मैंने दिया। आपको पता है इसके अंदर उपसर्ग कौन है? प्रति। और इधर क्या आएगा? बस ये इसका संधि विच्छेद हो गया, प्रतिधन ईक्षा। तो मैंने कीवर्ड पढ़ा है, कौन? इच्छा। और कौन पढ़ा है? प्रति। अब ऐसे तो कितने शब्द बन सकते हैं, तो हमें इन शब्दों को भी समझना है कि कौन सा शब्द किस तरीके से संधि विच्छेद में पूछा जा सकता। आप इन शब्दों को कवि, रवि, गिरी, हानि, इति और ऐसे कोई शब्द जो मैंने नहीं लिखे वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि सर इसकी मात्रा छोटी होती है, मुझे पता है, तो आप उसे लिख दो। जैसे अभी मेरे दिमाग में आ गया ध्वनि, तो मैं यहाँ तुरंत लिख रहा हूं ध्वनि। अब ये ध्वनि के अंत में मात्रा कैसी आ रही है? छोटी, तो आप लिख लो इसे। इस तरीके से शब्दों का संकलन करें, जहां जहां शब्द दिखे छोटी मात्रा वाले या बड़ी मात्रा वाले, क्योंकि वो ही संधि में पूछे जाएंगे। श्री, देवी, नारी, पत्नी, रजनी, पृथ्वी, श्रीमती, सती, जानकी, देखो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जितने भी शब्द हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले वो तो मैंने लिख लिए। और ये विशेष तौर से ये याद कर लेना, इन सब की मात्रा कैसी होती है? छोटी। ये उपसर्ग हैं, और इन्हीं से अभीप्सा, देखो अभिष्ट, परीक्षा, परीक्षक, ठीक है ना? प्रतीक, प्रतीक्षा, वीक्षक, वीक्षण, ऐसे शब्द बनेंगे। अधीक्षक, अधीक्षण, अतीत,
लिख लिया सभी ने? ओके, चलिए नेक्स्ट, ये राइट हैंड साइड वाले, राइट हैंड साइड में इंद्र, ईत, ईक, ईव, इष्ट, इंदु, इतर, इन, इच्छा, ये सब छोटी ई से आरंभ होने वाले शब्द हैं, इनको लिख लीजिए। फिर बड़ी ई से भगवान बड़े हैं तो ईश्वर और ईश्वर और ईश राइट कर देना, इच्छा, इक्षक, ईक्षण और ईप्सा। और एक और शब्द याद आ गया, उसे भी लिख लीजिए। पहले मैंने पढ़ा तो लिया लेकिन लिखने वाला भूल गया, और वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ होता है नफरत करना, घृणा करना, और ईर्ष्या में ई कैसी आती है? बड़ी, ये हमें पता होना चाहिए, ईर्ष्या। बस ये ई के सारे उदाहरण हैं, इनको आप लिख लीजिए, और बाकी हमारी अगली क्लास मंडे को होगी, कल नहीं होगी, कल, ठीक है। ये वाला लिख लो, ठीक है। बाकी स्किप करके देख लें। रमेश का संधि विच्छेद यहाँ नहीं आएगा, आगे बढ़ेंगे। नया उत्पन्न
सही है।